चाहे वो पवन सिंह हों या नितिन पटेल हों, कि उन लोग को लग रहा है कि हमारी हालत ख़राब है। कि ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। यदि ये सरकार फिर से चुन करके आ गई तो फिर स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, यदि उन्होंने दिया होता तो इस तरह से लाखों की भीड़ पटना में जमा नहीं हुई हो। पैसे की सफलता है, लोकतंत्र की हार है। जिस तरह से एमएलए को खरीद करके सरकार को बदला जा रहा है और उसके बाद सरकार बनाई जा रही है, तो अधिकांश राज्यों में तो वही स्थिति है। जिस तरह से जो गुस्सा युवकों में है, वो 10 लाख लोगों की भीड़ जुट जाना उन्हीं युवकों के इसका गुस्से का परिणाम है। और यह सही है कि राम मंदिर के नाम पर भड़काने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका असर अभी नहीं है। नहीं मानते हैं कि 22 जनवरी के बाद देश की हवा बदली है? आप मानते हैं या नहीं मानते? नमस्ते, आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल सिटी टाइम्स देख रहे हैं। हमारे साथ आज एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता रामशरण जी हैं। एनडीए बनाम इंडिया, ये कितना मजबूत चुनाव आप देख रहे हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते? 2024 का जो लोकसभा है, क्या एनडीए इंडिया को टक्कर दे पाएगी या फिर इंडिया एनडीए से 2024 के चुनाव में आगे निकल पाएगी? अभी तक जो स्थिति है उसमें मोदी जी की सत्ता आगे है, लेकिन जो चुनाव के लिए उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किए हैं, उसमें कई उम्मीदवारों ने जिस तरह से अपना नाम वापस ले लिया है, चाहे वो पवन सिंह हों या नितिन पटेल हों, ये बताता है कि उन लोग को लग रहा है कि हमारी हालत ख़राब है। इसलिए हार की डर से लोग अपना नाम वापस ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका इसमें एनडीए के साथ है, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। यह सरकार जिस तरह से देश में विभाजन पैदा कर रही है, हिंदू मुस्लिम का, उत्तर भारत दक्षिण भारत का, भाषाओं का, ये इस झगड़े से देश के टूटने का खतरा भी है। और जिस तरह से चुनाव आयोग, सीएजी और यहाँ तक कि न्यायपालिका तक पर सरकार ने दबाव बना दिया है, उससे ये बहुत खतरा लग रहा है कि यदि ये सरकार फिर से चुन करके आ गई तो फिर स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। आज देश में अमीरों की संख्या बढ़ रही है और गरीबों की भी संख्या बढ़ रही है। ये आश्चर्यजनक बात है। यदि देश का विकास हो रहा है तो अमीर और गरीब दोनों की स्थिति सुधरनी चाहिए थी, लेकिन देश की पब्लिक इस बात को तो जानती है। बावजूद आप उत्तर पट्टी की बात आप कर रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी ने चुनाव ना लड़ने की मंशा जाहिर की, जिसमें पवन सिंह हैं आपके आसनसोल से, चांदनी चौक से हर्षवर्धन है जो भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, उसने कहा कि नहीं लड़ेंगे। गुजरात सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे थे नितिन पटेल, उसने भी कहा नहीं। लेकिन ये हिंदी पट्टी में तो मजबूत मानी जाती है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी। ये सही है कि पिछले चुनाव में वो बीजेपी बहुत मजबूत रही है, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि ये जो हिंदी पट्टी है, इसमें गुजरात को छोड़ करके बाकी सारे जगह पर गरीबी ज़्यादा है। जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। अब तो मोदी नाम की गारंटी भी है, आप गरीबी पर आप फिर से प्रवचन शुरू कर दिए। ये मोदी जी की जो गारंटी है उस पर कौन विश्वास कर सकता है? पूरा देश कर रहा है ना। नहीं कर रहा है ना। यदि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, यदि उन्होंने दिया होता
तो इतनी इस तरह से लाखों की भीड़ पटना में जमा नहीं हुई होती। बावजूद क्यों उसे राज दर राज जीत हासिल होती जा रही है? ये राज सीट नहीं है, ये उनको सफलता नहीं मिल रही है, ये पैसे की सफलता है, लोकतंत्र की हार है। जिस तरह से एमएलए को खरीद करके सरकार को बदला जा रहा है और उसके बाद सरकार बनाई जा रही है, तो अधिकांश राज्यों में तो वही स्थिति है कि पैसे के बल पर जो है सो, या सीबीआई ईडी के बल पर विधायकों को दल बदल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना को भी और इसको जो शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी विभाजित कर दिया गया, कांग्रेस से भी दबाव डाल करके लाया गया। तो ये धीरे धीरे ये जो सरकारें जो बनाई जा रही हैं, तो इसका मतलब फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं है। कल मान लीजिए कि कुल विपक्ष जीत जाता है, केंद्र में सरकार बन जाती है, यहाँ 100-200 करोड़ दे करके एमपी को खरीद करके हो सकता है कि दिल्ली में सरकार बदल दी जाए। तो यही विपक्ष जीत करके भी हार जा सकता है। आपकी बातों से सर ये लगता है कि 2024 के चुनाव में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। पटना में एक रैली हुई थी जिसने आरजेडी ने आयोजित किया था, तमाम जो पार्टी है जन विश्वास रैली का फाइनल एक ग्रांड फिनाले देखा गया गांधी मैदान में। काफ़ी संख्या में लोग जुटे, अखबारों ने भी इस बात की पुष्टि की, टीवी चैनल्स ने भी कहा कि काफ़ी संख्या में तेजस्वी यादव के सभा में लोग इकट्ठे हुए हैं। उसमें अखिलेश प्रसाद यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटों पर हम बीजेपी को रोक देंगे, एनडीए को रोक देंगे। क्या लगता है कि ये मुमकिन है, उनका जो कथन है? ये जो अखिलेश यादव जी ने कहा है, इस बात में बहुत दम है, क्योंकि जो बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा असर बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ आदि हिंदी बेल्ट में ही है, और जिस तरह से जो गुस्सा युवकों में है, वो 10 लाख लोगों की भीड़ जुट जाना उन्हीं युवकों के इसका गुस्से का परिणाम है। और यह सही है कि राम मंदिर के नाम पर भड़काने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका असर अभी नहीं है। आप नहीं मानते हैं कि 22 जनवरी के बाद देश की हवा बदली है? आप मानते हैं या नहीं मानते? हमको नहीं लगता है कि, बल्कि हमको लगता है कि इसी बेसिस पर तो भाजपा कह रही है कि 400 पार कर जाएंगे। भाजपा 370 चाहती है, 400 पार। वो 400 पार एनडीए को लेकर के, लेकिन 370 जो चाहती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 370 सीट यदि मिल जाता है तो वो उसको ये मौका मिल जाएगा कि भारत का संविधान बदल दे। और ये सबसे बड़ा खतरा है कि भारत के संविधान को बदल करके इसे सांप्रदायिक स्टेट के तौर पर बना दिया जाए, जनता के अधिकारों को छीन लिया जाए, न्यायपालिका को उसके अंदर ला दिया जाए। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हो जा सकती हैं यदि 370 सीट यदि बीजेपी को मिल जाती है तो। भाजपा ने जो 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसमें केरल के लोकसभा सीट मलप्पुरम वो एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो भाजपा ने तो इस बार 2019 की जो कहानी थी उसको बदल दी। हाँ, वो इसलिए कि ये जो सरकार है ये डरी हुई है, अभी भाजपा भीतर से डरी हुई है, इसलिए इसने जो उम्मीदवारों का चयन किया है उसमें पुराने लोगों को ज़्यादातर दोहराने की कोशिश की है, नए लोगों को लेने का एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, और मुसलमानों की भी सहानुभूति रहे इसके लिए इसने इस बार केरल से एक सीट पर एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, क्योंकि ये जानती है कि केरल में से जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर या दिखाने के तौर पर वहाँ पर से एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है कि भाई हम मुसलमानों को भी दे सकते हैं, नहीं तो भागलपुर से शाहनवाज जी को नहीं मिलना। ये बताता है कि जो बीजेपी वास्तव में मुस्लिम उम्मीदवार देना नहीं चाहती है। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, अभी आपने जो बैठक में हिस्सा लिया, तमाम लोगों के साथ मैं डिस्कशन को सुन रहा था, आपने कहा कि जो डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र है वहाँ पर जब भी नौकाबाजी की जाती है, जो मछुआरे हैं, जो मल्लाह हैं, जब मछली मारने के लिए निकलते हैं तो उसके ऊपर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादती करती है, उसका गलत कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती है कानून का, और उसको थ्रेट करती है कि हम आपको इस सेक्शन में फंसा देंगे। आप लोग डेलीगेशंस बना करके डीएम साहब से
मिलने की कोशिश में हैं, तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश में हैं, मुकेश सहनी से भी मिलने की कोशिश में हैं, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, जो गंगा है ये भारत की माता कही जाती है और दुनिया में जो सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है, चाहे मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या गंगा सिंधु की सभ्यता हो। तो इस नदी को बचाना बहुत बड़ी बात है। इसके में जिस तरह से प्रदूषण फैलता जा रहा है, लेकिन जब मोदी जी बनारस आए तो उन्होंने अपने को गंगा का बेटा कहा कि हमको माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन गंगा का प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। स्वामी सानंद जिनको कि मोदी जी अपना बड़ा भाई कहते थे, वो अनशन करते करते मर गए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और अभी भी जो है सो हिमालय में नदियों में बांध बनाए जा रहे हैं। इसके चलते और भी जो शहरों की गंदगी गंगा में जा रही है, उसके चलते मछलियों का उत्पादन बहुत घट गया है। मछुआरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बिहार में जो मछली उत्पादन के नाम पर जो मदद मिल रही है वो गैर मछुआरों को मिल रही है, मछुआरों को नहीं मिल रही है। बायोडाइवर्सिटीज पर भी खतरा है और बायोडाइवर्सिटी पर तो खतरा है ही। तो ये सरकार तो बायोडाइवर्सिटी चाहती ही नहीं है, ये तो कहती है भाई कि एक राष्ट्र, एक झंडा, एक धर्म, एक भाषा। डाइवर्सिटी की बात तो ये सरकार सोचती ही नहीं है। लेकिन जिस माँ को इन्होंने गंगा बताया, कम से कम उसके प्रदूषण को तो रोकने के लिए काम करते। तो इसलिए मछुआरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। इसलिए मछुआरे चाहते हैं कि अभयारण्य के दौरान उनको मछली मारने की छूट दी जाए, और जिसमें कि लंबे आंदोलन के बाद गंगा को मुक्त किया गया था। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भागलपुर ज़िले में गंगा पर ज़मींदारी थी, उसके खिलाफ आंदोलन किया गया था। तो लंबे आंदोलन के बाद जो है सो उसको मुक्त किया गया था, और फिर बाद में पूरे बिहार में और झारखंड में नदियों को फ्री कर दिया गया था मछली मारने के लिए। लालू जी की शासन में उसमें ये घोषित किया गया था कि भाई हाँ, आपको पूरे कहीं पर भी आप जाएंगे आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अभयारण्य घोषित होने के चलते जो है वो अधिकार छीना गया मछुआरों का। तो इसलिए इस अधिकार को लेकर के मछुआरे उत्तेजित हैं और वो चाहते हैं कि भाई एक तो बेरोजगारी है, मछलियों का उत्पादन घटता जा रहा है, और हमको आपने अधिकार दिया था मछली मारने का, तो इसलिए ये जो रोक लगाया जाता है जिला प्रशासन से, वन विभाग के दो से, इसके खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए, और सिटी टाइम्स को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।